गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा हमने आपके रदरफोर्ड की मॉडल में जो जो कमियां थी वो उसके बाद जो जो डेवलपमेंट हुई वो सारी पढ़ ली। ठीक है, नील बोर आपके एक साइंटिस्ट थे जो रदरफोर्ड के बाद आए। उन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल सही है, बट रदरफोर्ड जी ने कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़े अपने मॉडल देने से पहले, तो वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए, ये कंसेप्ट नील बोर ने पढ़े, और उसके बाद आपका नेक्स्ट मॉडल आया एटम का, दैट इज नील बोर एटम। ठीक है बेटा, तो जो आपका स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो सारा ही आपका नील बोर मॉडल से पहले डेवलपमेंट थी, जो कि नील बोर ने अच्छे से पढ़ ली थी। वो सब पढ़ के नील बोर ने देन अपना एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया। तो नील बोर ने सबसे पहले आपका क्या कहा, हमेशा ये याद रखना कि नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड गलत नहीं थे, रदरफोर्ड बिल्कुल सही थे। किस बारे में? अबाउट न्यूक्लियस। जो भी उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही था। इसीलिए नील बोर ने क्या कहा कि मैं अगर अपना एटम का मॉडल दूंगा तो उसमें न्यूक्लियस वही रखूंगा। ठीक है, जो जो रदरफोर्ड ने बताई सारा न्यूक्लियस के बारे में कंसेप्ट वही रखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, एटम कंटेन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, एक एटम की बात करें तो न्यूक्लियाई, एटम कंटेन न्यूक्लियाई विच possess all proton and neutron in it। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, P फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इसलिए पॉजिटिव लिखा, N फॉर न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए 0 लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने सेम यही कंसेप्ट कहा जो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में आपका न्यूक्लियस लोकेट होता है, और उस न्यूक्लियस में आपके जितने भी आपके एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस इज मैसिव। न्यूक्लियस क्या होगा? मैसिव नेचर का होगा। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने सेकेंड आपकी बात क्या कही, सेकेंड अबाउट न्यूक्लियस के बारे में कह दी, प्रोटॉन्स के बारे में कह दी, न्यूट्रॉन्स के बारे में कह दी। अब वो नेक्स्ट आए बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहने से पहले उन्होंने जरा एक छोटा सा लैंप इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, जिसको हाइड्रोजन लैंप बोला गया। ठीक है, इस टाइप से एक बल्ब डिस्कवर किया था या लैंप डिस्कवर किया था जिसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस के एटम्स फिल थे, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन लैंप लिया। ठीक है, हाइड्रोजन लैंप से लाइट फ्लो हुई, उस लाइट को उन्होंने प्रिज्म से पास किया। ठीक है, सेम आपका जो इन्होंने स्पेक्ट्रम में जो कॉन्सेप्ट था सेम अप्लाई करके देखा खुद भी। ठीक है, हाइड्रोजन लैंप का इन्वेंशन किया, हाइड्रोजन लैंप में से जो लाइट आ रही थी उसको प्रिज्म के थ्रू पास किया, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो आपकी इस तरीके की एक उन्होंने पैटर्न दिया। यहाँ पे यूवी रेज थी, यूवी रेडिएशन का पैटर्न आया, यहाँ पे ब्लू रेडिएशन का पैटर्न आया, और यहाँ पे आईआर रेडिएशन का पैटर्न आया। ठीक है, तो जब उन्होंने हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली रेडिएशन को, लाइट को प्रिज्म से पास किया तो उन्हें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, उस लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था कि स्पेसिफिक रेडिएशन दी हुई थी, मतलब एक फिक्स रेडिएशन थी, फिक्स रेडिएशन की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, जैसा देखो ब्लू कलर, सिर्फ ब्लू यूवी रेडिएशन मान लो, यहाँ पे यूवी रेडिएशन यहाँ उन्हें 8000
आर्मस्ट्रॉन्ग की एक रेडिएशन मिली जो IR रेंज की थी, ठीक है। यहाँ पे उन्हें एक इसकी मिली 55 आर्मस्ट्रॉन्ग की मिली होगी, ठीक है। यहाँ पे उन्हें 3 आर्मस्ट्रॉन्ग की मिली होगी, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, ठीक है। तो इस टाइप से उन्हें एक फिक्स रेडिएशन मिली। जैसे ही उन्होंने हाइड्रोजन लाइट को, हाइड्रोजन बल्ब से निकलने वाली लाइट को उन्होंने प्रिज्म से पास किया तो उन्हें स्पेसिफिक रेडिएशन मिली लाइन के फॉर्म में, जिसे उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम कहा। जैसे आपका हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि देखो हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट जो है आपको एक फिक्स स्पेसिफिक पैटर्न दे रही है, दैट मीन्स कि एटम के अंदर, क्यों एटम से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, कि एटम के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन लैंप से, जो आपकी इस लैंप में हाइड्रोजन गैस फिल थी, हाइड्रोजन गैस के एटम फिल थे, उन्होंने उनसे जो लाइट एमिट हुई और उसको प्रिज्म से पास किया गया, तो एक आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ का पैटर्न मिला, वेवलेंथ पैटर्न मिला लाइन के फॉर्म में, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम का हम स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, स्पेसिफिक मींस एक फिक्स रेडिएशन, आपको एग्जैक्टली फिक्स रेडिएशन की यहाँ पे पैटर्न मिला। ऐसा नहीं है कि रेंज दी हुई है, ठीक है। रेंज आपकी किस में होती है, जहां बैंड स्पेक्ट्रम हो, जहां आपकी एग्जैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम होती है, वहां आपका एक फिक्स रेडिएशन होती है, फिक्स वेवलेंथ की या फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का पैटर्न मिला, जिसको उन्होंने कहा लाइन स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि हाइड्रोजन लैंप से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का पैटर्न मिल रहा है, एक फिक्स वेवलेंथ का, कि ये इतने की होगी, ये इतने की होगी, ये इतने की होगी, हमने सपोज किया है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को एटम पे लगा के देखा, उनके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि इसका मतलब एटम के अंदर भी सारी चीजें स्पेसिफिक है, सारी चीजें फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से वहां हो रहा है, ठीक है, हर चीज फिक्स है। तो सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दिया, क्या कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रैंडमली, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअस मोशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रैंडमली, रैंडमली ऐसे ही किसी मोशन में रिवॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे ही किसी जगह रिवॉल्व नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कहां रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने ये बात भी बताई। तो थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, तीसरी बात उन्होंने क्या बताई, नंबर डाल लेते हैं। That is, electrons always moves in a specific path, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट या जिसको हम शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि सेंटर में अगर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, यहां चार्ज लिख देते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और जो आपका एटम है इस तरीके से एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। फिक्स पाथ का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पाथ का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स पाथ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस स्पेसिफिक से इन्होंने इस स्पेसिफिक को कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स वेवलेंथ मिल रही थी पैटर्न का, यानी कि क्या कहा गया
कि क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा अपने एटॉमिक मॉडल में कि एटम के अंदर सब कुछ स्पेसिफिक है, सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स पाथ या स्पेसिफिक पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, जिसको हम ऑर्बिट या फिर शेल्स भी कहते हैं, विद स्पेसिफिक एनर्जी एंड रेडियस। क्या कहा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है स्पेसिफिक पाथ पे मूव करेंगे, एक फिक्स पाथ पे मूव करेंगे, जिसको फिक्स पाथ या स्टेशनरी पाथ या स्पेसिफिक पाथ कहते हैं, जिसका रेडियस फिक्स होगा। रेडियस मतलब कि सेंटर से रेडियस आपका फिक्स होगा। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस r होगा, ठीक है। ये सेंटर से इतनी दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस r लिया है, ठीक है। सेकेंड जो आपका फिक्स पाथ होगा वो ये होगा, सेकेंड आपका फिक्स पाथ होगा ये होगा, इसका रेडियस न्यूक्लियस से मान लो r2 होगा, ठीक है। थर्ड आपका पाथ क्या होगा, ये होगा, जिसका रेडियस न्यूक्लियस से r3 माना जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, और उस फिक्स पाथ को क्या कहा, स्पेसिफिक पाथ या ऑर्बिट पाथ कहा, और उस फिक्स पाथ का क्या होगा, न्यूक्लियस से जो आपके रेडियस होगा वो भी फिक्स होगा। पहले शेल का मान लो r है, दूसरे का r2 है, तीसरे का r3 है, ठीक है। और इनको जैसे हम पढ़ते हैं, पहला शेल 1 जिसको k नाम देते हो, सेकेंड शेल n=2 जिसको l नाम देते हो, थर्ड शेल आपका n=3 जिसको आप m नाम देते हो, ठीक है। एंड विद स्पेसिफिक एनर्जी, और इन पाथ की जो एनर्जी होगी बेटा वो भी फिक्स होगी, ठीक है। यानी कि के शेल की जो एनर्जी होगी, यानी कि के शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी फिक्स एनर्जी होगी। मान लो 10 किलो जूल एनर्जी है, पहले पाथ की 10 किलो जूल एनर्जी है, दैट मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी भी 10 किलो जूल एनर्जी होगी। नेक्स्ट पाथ जो आपका हाइयर आ जाता है, बड़ा आ जाता है, उसकी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो मान लो उसकी 30 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। तो उसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होगी, कितनी, 30 किलो जूल, ठीक है। यहाँ कोई रेंज में काम नहीं होगा कि पहले पाथ पहला जो आपका ऑर्बिट है या पहला जो शेल है उसकी एनर्जी मान लो ऐसे कह दी 8 to 10 किलो जूल हो सकती है, नहीं, फिक्स एनर्जी बताई गई, ठीक है। इसीलिए उन पाथ पे रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी फिक्स होगी। नेक्स्ट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी फिक्स होगी 30 जूल। नेक्स्ट और है मान लो आपकी 40 जूल है, तो नेक्स्ट में जो आपके वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिनकी एनर्जी 40 जूल है, ठीक है। तो ये चीज बताई कि आपके एटम में सब कुछ फिक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रैंडमली है, कुछ भी अपनी मर्जी से कहीं भी हो रहा है। एटम में सेंट्रली फिक्स लोकेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ, एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं जिसकी फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। और साथ के साथ एक फिक्स रेडियस, मतलब एक फिक्स दूरी पे प्रेजेंट होता है। ये आपका जो ऑर्बिट होता है, स्पेसिफिक पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्यूशन का, ये सेंटर से एक स्पेसिफिक रेडियस पे प्रेजेंट होता है, एक फिक्स रेडियस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम आपके फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फोर्थ चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले 3 समझ में आ गए आपको, इसके बारे में भी अभी जो स्पेक्ट्रम दिया उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में ऐसा क्यों कहा, या उन्होंने हाइड्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन लैम्प से जो स्पेक्ट्रम बना उसको एटम से कंपेयर क्यों किया, वो भी देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। यहां से आपको समझ में आ जाएगा वो स्पेक्ट्रम भी। बेटा आपका हमने अभी देखा था कि आपके जो नील बोर थे उन्होंने आपका हाइड्रोजन लैंप डिस्कवर किया था, ठीक है, जिसमें क्या था, लैंप सेम आपका यही था जो आप नॉर्मली घरों में CFLs यूज करते हो, या फिर जो आप
क्या बोलते हैं, रोड पे जो बड़ी बड़ी येलो लाइट्स होती है, सोडियम लाइट्स जो होती है, जो आपको येलो कलर देती है, वैसा ही सेम लैंप था। सिर्फ डिफरेंस वहां क्या था कि उस लैंप में हाइड्रोजन गैस फिल की थी, ठीक है, इसीलिए उसको हाइड्रोजन लैंप बोला था। अब बेटा जैसे ही आप प्लग ऑन करते हो, तो उन्होंने, नील बोर ने भी प्लग ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका बल्ब था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां गई, ठीक है, बल्ब से, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मान लो यहां से, हम कनेक्शन के थ्रू समझेंगे इसको। इलेक्ट्रिसिटी यहां से बल्ब में ट्रेवल हुई। बल्ब में आपके क्या थे, गैसियस एटम थे, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से आपकी एटम के पास ट्रांसफर की गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इन गैसियस एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होगी एनर्जी। उसके बाद अब एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो गई। और इससे पहले वाले पोस्टुलेट में मैंने आपको कहा था, पहले वाले पॉइंट में, कि ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पहला स्पेसिफिक ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड स्पेसिफिक ऑर्बिट, थर्ड स्पेसिफिक ऑर्बिट, फोर्थ स्पेसिफिक ऑर्बिट, ठीक है। इनको स्पेसिफिक ऑर्बिट क्यों कहा गया, क्योंकि देखो आपका मान लो इसका मैंने मान ली यहाँ पे E1 एनर्जी है, इसकी E2 एनर्जी है, इस पाथ की E3 एनर्जी है, और इस पाथ की आपकी E4 एनर्जी है। 10-10 का गैप है, 10, 20, 30, 40 किलो जूल, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो बेटा आपका क्या हो गया, ये तो इनके खुद की, और जो पाथ में जो फ्लो कर रहे हैं, इस पाथ की एनर्जी थी, पाथ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनकी भी उतनी ही एनर्जी है, तभी तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसी पाथ में, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, खुद की एनर्जी तो थी, और एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, और एक्स्ट्रा एनर्जी आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपना पाथ छोड़ के हायर ऑर्बिटल्स में मूव करने लग गए, अकॉर्डिंगली जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की, ठीक है। तो अपना पाथ छोड़ के हायर ऑर्बिटल्स में आपके मूव करने लग गए। तो ये होती है आपकी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आपकी ओरिजिनल पाथ था इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा कहलाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई, उस पाथ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो क्या वो उस पाथ में रिवॉल्व करेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ेंगे। जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है उस अकॉर्डिंग आपके हायर एनर्जी लेवल की तरफ वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो जंप करेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आपका सारे लैंप के बारे में भी डिटेल यहाँ करते जाएंगे। तो बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, दे excites, or we can call it a jump, and reaches to the higher energy level, and this is known as excitation of electron, ठीक है। तो जो आप एनर्जी देते हो, जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब किसने की है, एटम्स ने। एटम में किसने की है, इलेक्ट्रॉन ने। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हुए हैं, हायर एनर्जी लेवल में जंप हो गए हैं। क्यों, क्योंकि जिस एनर्जी लेवल में वो मूव कर रहे थे उसकी तो फिक्स एनर्जी है, ठीक है। उसको आप, ऐसा नहीं है कि उसको आप या कुछ भी रेंडमली मूव नहीं कर सकते, फिक्स एनर्जी है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है। तो उस फिक्स एनर्जी में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स होगी। तो जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी वो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने से अब इनकी एनर्जी हाई हो गई इस ऑर्बिट से, तो ये जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल्स में, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो एक्साइटेशन अगर आपको निकालना हो कि आपकी कितनी एनर्जी चेंज हुई है, तो मान लो आपकी E1 फर्स्ट शेल की एनर्जी मान लो आपकी 10 किलो जूल थी,
ठीक है। आपका क्या बोलते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है E4 में जंप हो गया है, जंप कर गया है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई एनर्जी एब्जॉर्ब करके E4 में जंप कर गया है, जिसकी एनर्जी है 40 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एनर्जी चेंज निकालने की कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हाइयर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट शेल का एनर्जी, ये आपकी फोर्थ शेल की। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स तो हम आपके पढ़ चुके हैं, लेवल्स। ठीक है, तो E4 माइनस E1, E4 कितना है 40 किलो जूल माइनस 10 किलो जूल, दैट मीन्स 30 किलो जूल। यानी कि यहां जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी खुद की एनर्जी 10 किलो जूल थी, मतलब जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था उस ऑर्बिट की एनर्जी 10 किलो जूल थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 किलो जूल थी। जैसे ही उसने 30 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो डायरेक्टली आपका फोर्थ ऑर्बिटल में पहुंच गया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है, मान लो कि यहाँ इसने 30 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मान लो कि आपका क्या होगा, अगर ये 10 में है, फर्स्ट शेल में है और 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड में पहुंच जाएगा। मान लो यहाँ से उसने 20 किलो जूल एनर्जी दी गई तो वो थर्ड में पहुंच जाएगा, 40 दी गई है तो फोर्थ में, अगेन और ज्यादा दी जाएगी तो और ज्यादा हाइयर लेवल्स में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपके एनर्जी लेवल्स की जनरेशन होती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ आपका जंप करता रहता है। दूसरी बात, एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जो आपकी ओरिजिनल जो ऑर्बिट था, जो स्पेसिफिक जो पाथ था जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, हमने पहला पाथ लिया था, पहला शेल लिया था, पहला शेल यानी कि ये शेल इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होगी, इसमें ओरिजिनली ये लाए करता है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी बाहर वाले जो ऑर्बिट होंगे, बाहर वाले जितने भी स्टेट होंगे, ये आपके एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इस शेल में और वो हाइयर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसकी ग्राउंड स्टेट ये होगी, ये वाला शेल उसकी ग्राउंड स्टेट होगा और एक्साइटेड स्टेट हाइयर, सारे बाकी उससे बाहर वाले जितने भी एनर्जी लेवल है वो सारे एक्साइटेड स्टेट होंगे उसके लिए, क्योंकि वो किसी भी ऑर्बिट में एक्साइट करके जंप करके जा सकता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी अवेलेबल टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला क्या कहा, इसका अपोजिट डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन आपका क्या होता है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके वो पहुंच तो गए हाइयर एनर्जी लेवल पे, बट कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन हाइयर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसको आना तो अपने ही घर में होगा। ठीक है, पड़ोसियों के घर में कब तक रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकता है। ठीक है, आखिरी में उसको आना तो अपने घर में ही पड़ेगा, तो इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। तो अब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने घर यानी कि ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने अपने से अलावा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, जिसके कारण उसका एक्साइटेशन हुआ था उस स्टेट में से, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रिलीज करता हुआ आएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया था, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करता हुआ आएगा। ठीक है, रिलीज करता हुआ वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो आपकी ये रिलीज भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होती है, जैसे एक्साइटेशन हुई है, रिलीज हो सकता है कि वो आपके 40 किलो जूल एनर्जी फोर्थ शेल में पहुंच गया, हो सकता है उसने एक टाइम में 10 रिलीज की हो तो वो थर्ड में आएगा, देन अगेन 10 रिलीज करके वो सेकंड में आएगा, देन अगेन आपका 10 रिलीज करके वो अपने शेल में फर्स्ट शेल में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट शेल सारी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ये चीज याद रखो, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी उसने अपने से अलावा एब्जॉर्ब की थी, क्योंकि अगर आपकी सारी एनर्जी रिलीज करेगा तो वो तो रेस्टलेस हो जाए, रेस्ट में आ जाएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से भी नीचे चला जाएगा, और ग्राउंड स्टेट से नीचे कुछ होता ही नहीं है, न्यूक्लियस होता है डायरेक्ट। ठीक है,
तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है सिर्फ उसी को लूज करता हुआ आएगा। तो वो स्टेप में भी लूज करता हुआ आ सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करेगा। क्या तो डायरेक्टली भी आ सकता है कि 4 से डायरेक्टली 1 में आ गया, 4 से 3 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है। तो डी एक्साइटेशन के भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जैसे एक्साइटेशन के थे। एक्साइटेशन में आपका फर्स्ट शेल से सेकेंड में भी जा सकता है एक्साइट होके, आपका फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में भी जा सकता है, फर्स्ट से फिफ्थ सिक्स किसी में भी जा सकता है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी अवेलेबल होगी उसी अकॉर्डिंग वो एक्साइट होगा, तो उसी अकॉर्डिंगली वो डी एक्साइटेशन भी होगी, ठीक है। तो डी एक्साइटेशन के टाइम क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में पहुंचे हैं, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो एमिट करते हुए, रिलीज करते हुए आएंगे, ठीक है। तो डी एक्साइटेशन क्या है, व्हेन द excited electron releases all its extra energy। इसको साथ साथ अपने नोटबुक में लिख लेना, बुक में बहुत ज्यादा मैसी दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते जाना, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड comes back to their ground state, ठीक है। तो मान लो N2 से N1 में आना है, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी E2 की जो थी, सेकेंड शेल की एनर्जी E2 से वो E1 में आ रहा है, तो यहां चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, कितनी एनर्जी लूज करके आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। E2 की एनर्जी को माइनस कर दो E1 से, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगी कि कितनी एनर्जी वो लूज करता हुआ अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम आपके बल्ब पे लगाए, जो आपका हाइड्रोजन बल्ब था, ये बल्ब था, यहां से हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिसिटी दी थी, ये आपके हाइड्रोजन के एटम्स थे, हाइड्रोजन गैस एटम। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या हो गया, इन एटम से एनर्जी गेन की, एटम में किसने की, इलेक्ट्रॉन ने गेन की। इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल पे जंप कर गए, एक्साइट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो गया है, एक्साइट होने के बाद दोबारा जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में आते टाइम बेटा वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो आपकी प्रिज्म से, जो लाइट आपकी, जो जिस एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये वही लाइट है जो आपको दिखती है, जो प्रिज्म से आपने पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे एनालाइज की है, ठीक है। तो ये सिस्टम याद रखो, यही सीक्वेंस होता है हर एक लाइट सोर्स में, ठीक है। सन से जो रेडिएशन आती है, आप लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग सोर्सेज एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एटम प्रेजेंट है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। हायर एक्साइटेड स्टेट से फिर जब वो वापस आते हैं तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हुए आते हैं, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा बाहर की तरफ रिलीज होती है, जो कि आपको दिखती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी किस रेंज की होगी, किस रेंज में लाई करेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी ब्लू लाइट के रेंज में लाई कर रही है, ठीक है, तो आपको ब्लू लाइट दिखेगी। अगर ये आपको रेड की वेवलेंथ में लाई कर रही है ये एनर्जी, तो रेड दिखेगी। अगर ये आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है आपका हर एक लाइट सोर्स में। जैसे आप नॉर्मली ट्यूब लाइट यूज करते हो, वहां पे भी ऐसा ही होता है कि ट्यूब लाइट में आपके एटम्स होते हैं, गैसेस एटम फिल किए होते हैं। जैसे आप प्लग ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी ट्रैवल करके एटम के पास जाती है, एटम में से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होता है, और जब उसकी डी एक्साइटेशन होती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आके लोअर डी एक्साइटेशन करते टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालता है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के रिलीज होने से आपको लाइट दिखती है निकलती हुई, ठीक है बेटा। तो यही प्रोसेस होता है। तो इसीलिए क्या कहा उन्होंने, ये जो सारी एक्टिविटी थी,
जो आप लैंप, जो उन्होंने हाइड्रोजन लैंप की जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, वो सारी एक्टिविटी किसके द्वारा की जा रही थी? जो स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, वो किसके द्वारा मिला था? इन गैशियस एटम के द्वारा मिला था, दिया गया था। इन गैशियस एटम ने ही तो एनर्जी जो रिलीज की थी, उसी का तो स्पेक्ट्रम मिला था। ठीक है, इसीलिए आपके जो बोर थे, नील बोर थे, उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को एटम से कंपेयर करके देखा। क्यों? क्योंकि ये गैशियस एटम के ही वजह से स्पेक्ट्रम मिला था, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पूरी एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई 4 पोस्टुलेट की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करवाया था कि ये आपकी N1, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये गोल में समझाया था। ये N2, ये N3, ये N4, ये N5, कितने भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, दैट मीन्स ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, रिमेनिंग सारी एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। ऐसे ही वापस आते टाइम आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे गया था, पॉसिबिलिटी मान लो यहाँ पे गई है, तो वापस आते टाइम जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, वो गेन कर लॉस करके लोअर एनर्जी लेवल में भी आ सकता है एक्साइटेड से। ठीक है, वो यहाँ से इसमें भी इतनी लॉस करके यहाँ आ सकता है, वो और ज्यादा लॉस करेगा तो यहाँ भी आ सकता है, और डायरेक्टली एकदम से जितनी एब्जॉर्ब की थी उतनी लॉस कर देगा तो डायरेक्टली अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, क्योंकि ये मान लो K शेल है, ये L शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन L शेल से एक्साइट हुआ है तो L शेल से वो यहाँ भी जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता L शेल से, क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स है इस ऑर्बिट की। मान लो आपकी 20 किलो जूल थी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी 20 किलो जूल है, 20 तो रहेगी ही। जो रिलीज करेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है किसी सोर्स से, उसी को रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसका ग्राउंड स्टेट हुआ। इससे ऊपर जितने भी है सारे एक्साइटेड स्टेट हुए। ठीक है बेटा, तो वो यहाँ भी जा सकता है, अकॉर्डिंगली जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से डायरेक्टली वापस भी आ सकता है, यहाँ से आपका पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, एक लास्ट आपका पॉइंट बचता है नील बोर एटॉमिक मॉडल का। तो देखो बेटा, लास्ट पॉइंट उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में कहा। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली होती क्या है पहले वो समझो। ठीक है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेंटर से इतनी दूरी में आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मास m है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी बॉडी सेंटर से r रेडियस पे जिसका मास m हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो विद अ वेलोसिटी v, इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। चलो फिर से बताती हूं, अगर आपकी बॉडी सेंटर से, अगर आपकी कोई भी बॉडी, हम किसको? इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन जिसका मास m हो और वो सेंटर से r दूरी पे मतलब रेडियस की दूरी पे सर्कुलर मोशन में आपकी रिवॉल्व कर रही हो विद वेलोसिटी v, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा m इंटू v इंटू r, mvr। ठीक है, हर एक बॉडी पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा यहाँ केस है इलेक्ट्रॉन का। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जब आपकी न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m हमने कंसिडर किया है, जब आपके न्यूक्लियस से r दूरी पे हो, रेडियस उसका न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे हो? r पे हो, और वो v वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना कहलाएगा? mvr। ठीक है, तो यही आपका, ये तो आपका नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम है जो हर एक बॉडी पे एप्लीकेबल है। बट जो आपके नील बोर थे उन्होंने थोड़ा सा अलग क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट दिया एंगुलर मोमेंटम का। दैट इज, उन्होंने क्या कहा? द एंगुलर मोमेंटम
of an electron in a shell is always equal to h/2 पाई। ठीक है, कि आपके एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या कहा, हालांकि ये खुद उन्हें भी नहीं पता था कैसे आया, ठीक है, वो खुद भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यही आगे जाके इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। तो क्या है आपका, उन्होंने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई होगा। ठीक है, दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो आप नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम MVR से, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बताया, NH/2 पाई। यहां पे देखो मैंने n क्यों नहीं लगाया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड के लिए 2 होगी, तो ये डिजिट आपकी चेंज होती रहेगी, बट मैंने यहाँ कॉमन चीज लिखी है, दैट इज h/2 पाई। तो उन्होंने एक कॉमन टर्म दी कि एंगुलर मोमेंटम आपका अकॉर्डिंग टू द शेल इलेक्ट्रॉन का h/2 पाई का वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू जो है h/2 पाई के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो उन्होंने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई है, यानी कि अभी तक हम एंगुलर मोमेंटम आपका MVR पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एंगुलर मोमेंटम जो अब तक हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये आपका इसके बराबर होगा। एक नई टर्म उन्होंने निकाली, ये h/2 पाई, हमेशा इसकी कैलकुलेशन आपके इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो मान लो देखो यहाँ पे आपको पता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको पता है h आपका क्या होता है, h आपका होता है वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम आपकी पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, नेक्स्ट n आपका क्या है, नंबर ऑफ शेल, यही लिख देती हूँ, n इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 3.14। ठीक है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूं, मान लो मैंने n आपका 1 लिया, फर्स्ट शेल के लिए लिया है, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 पाई क्या होगी, 3.14। ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो यहां से मान लो 3 2 6, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, बता रही है आपको 1 इंटू 10⁻⁻34 के आसपास आएगी। ठीक है, किसकी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर आप इससे कैलकुलेट करते हो तो इतनी आई है, दैट मीन्स आपकी MVR की वैल्यू भी समथिंग अप्रोक्स इसी रेंज में आपकी आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमेशा ही आपके MVR दैट इज एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या कहा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज ऑलवेज इक्वल टू h/2 पाई। तो यहाँ पे जब शेल सेकेंड होगा तो 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, अगेन आपको h/2 पाई के ही मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका चेंज होता रहेगा, मास इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज क्या होगा, रेडियस, पहला रेडियस r है, सेकेंड शेल का हो सकता है r2 हो, थर्ड का r3 हो, ठीक है, फोर्थ का r4 हो। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस में भी चेंज आएगा, तो ये जो वैल्यू है हमेशा ही h/2 पाई के बराबर आएगी, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 6 पोस्टुलेट। नेक्स्ट आपके आइंस्टीन आए। आइंस्टीन वैसे तो हर एक थ्योरी में कुछ ना कुछ अपनी एडिफिकेशन कर ही देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने ब्रीफली इस फॉर्मूले के बारे में बात की। ठीक है,
इस फॉर्मूले से उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, काफी अदर कैलकुलेशन करके देखी, जो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।